एक गांव में नदी किनारे बसा हुआ एक परिवार था, जहां रमेश नाम का एक धोबी अपने इकलौते बेटे लखन के साथ रहता था। एक दिन रमेश ने अपने काम के लिए घर से निकलते समय अपने बेटे को बुलाया और कहा, लखन, अरे ओ बेटा लखन, जरा इधर आना बेटा। लखन, आ गया। क्या बात है पिताजी, क्या हो गया? इतनी सुबह सुबह क्यों बुला रहे हैं? मुझे क्या बात है? अरे तू देख बेटा, अब तू बड़ा हो गया है। मैं चाहता हूँ कि तू मेरे साथ धोबी का काम सीख ले। देख बेटा, हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो घर में 4 पैसे ज्यादा आएंगे, है ना? अरे पिताजी, तुम्हें तो पता ही है कि मुझे तुम्हारी तरह ये धोबी ओबी का काम नहीं करना है। अरे ये क्या कह रहे हो बेटा? पिताजी, मैं इस छोटे मोटे काम में अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं तो कोई बड़ा व्यापार शुरू करूंगा और क्या बड़ा धंधा बनाऊंगा। व्यापार समझे? बड़ा व्यापार देख बेटा, जिंदगी का अनुभव है। मुझे व्यापार करने के लिए पैसा चाहिए। पैसा, और हमारे पास जो थोड़े बहुत पैसे हैं ना, वो सिर्फ हमारे खाने और घर चलाने के लिए ही काफी है, व्यापार करने के लिए नहीं है। हाँ तो ठीक है ना, कौन मांग रहा है आपसे? पैसे मैं खुद ही कमा लूंगा। पैसे नहीं कमा पाया तो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूंगा। लेकिन पिताजी, मैं ये कपड़े धोने का काम तो हरगिज नहीं करने वाला, पहले ही बता रहा हूं मैं। इतना कहकर लखन वहां से चला गया। वो काम करने की बजाय सारा दिन अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी किया करता था। जब भी उसका पिता उसे काम करने की नसीहत देता तो लखन यही जवाब देता, अरे पिताजी, मैं कितनी बार कहूं, बार बार यही कह रहा हूं। मुझे नहीं बनना धोबी ओबी, मुझे व्यापार करना है। व्यापार। धोबी लखन की इन बातों से बड़ा ही परेशान हो चुका था, क्योंकि वो जानता था कि ये सब लखन के ख्याली पुलाव है। एक दिन धोबी ने अपने बेटे से कहा, बेटा, अगर तुम धोबी का काम नहीं करना चाहते तो ठीक है, ना करो। सुनो, मैं तुम्हें सेठ श्यामपाल के यहाँ नौकरी पे लगवा देता हूँ, जिनके यहाँ मैं कपड़े धोता हूँ। वो बहुत ही अच्छे आदमी हैं। ये तो ठीक रहेगा ना बेटा? इस बार लखन अपने पिता की बात को मना नहीं कर पाया और सेठ श्यामपाल के यहाँ नौकरी करने लगा। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद सेठ श्यामपाल ने उसे अपने यहाँ नौकरी पर आने से मना कर दिया। जब धोबी ने सेठ से इसका कारण पूछा तो सेठ श्यामपाल ने बताया, अरे रमेश, ये तुम्हारे बेटे का काम करने में मन वन नहीं लगता है क्या? हे, जो भी काम मैं उसे देता हूं वो उसे पूरा ही नहीं करता है। तुम्हारा बेटा एक नंबर का आलसी और निकम्मा है। ऐसे कब तक चलेगा बोलो? ये सुनकर रमेश धोबी बहुत ही निराश हुआ। घर आकर उसने अपने बेटे को समझाया, बेटा, मैंने बड़ी ही मुश्किल से तुम्हारे लिए सेठ जी के यहाँ नौकरी ढूंढी थी। अगर तुम इसी तरह से काम करोगे तो फिर तुम्हारे भविष्य का क्या होगा बेटा? अरे पिताजी, इतनी चिंता क्यों करते हो? सेठ ने निकाल दिया तो क्या हो गया? कौन सा पहाड़ सर पे टूट पड़ा? हे, अरे क्या दुनिया में वही बस एक सेठ है क्या, और कोई नहीं है? और मुझे कहीं काम नहीं मिलेगा क्या? अरे मिल जाएगा ना काम। इस घटना के बाद रमेश ने गांव के कई दूसरे लोगों के यहाँ अपने बेटे को नौकरी पर लगवाने की कोशिश की, परंतु हर जगह से लखन की शिकायत ही आती रही। अब तो हालात ये हो गए थे कि गांव में कोई भी ऐसा आदमी नहीं बचा जो लखन को काम पर रखने के लिए तैयार हो। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर रमेश चिंता में रहने लगा। उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। एक दिन अचानक रमेश की मृत्यु हो गई। अपने पिता की मृत्यु पर उसे ये बात तो समझ में आ गई थी कि बिना मेहनत किए रोजी रोटी नहीं कमाई जा सकता है। इसलिए उसने गांव में काम ढूंढना शुरू किया, परंतु पूरे गांव में उसे किसी ने काम नहीं दिया, क्योंकि वो तो पहले से ही अपनी काम चोरी के लिए बदनाम हो चुका था। अब लखन ने सोचा, हाँ, इस गांव में तो अब मुझे कोई काम नहीं मिलेगा, इसलिए मुझे किसी दूसरे नगर में जाकर कोई काम ढूंढना चाहिए। ऐसा विचार बनाकर लखन अपना घर छोड़कर किसी दूसरे नगर में काम की तलाश में निकल पड़ा। जब वो दूसरे नगर में पहुंचा तो किस्मत ने उसका साथ दिया
और उसे एक व्यापारी के यहाँ काम मिल गया। इस बार लखन ने बहुत ही मेहनत और ईमानदारी से काम किया। अब उसके जीवन की गाड़ी ठीक से चलने लगी। इस नगर में आए हुए लखन को अब 1 वर्ष हो चुका था। एक दिन उसने अपने मालिक से कहा, हे सेठ जी, मुझे यहाँ पर काम करते हुए अब 1 साल हो चुका है। मैं एक बार अपने गांव जाना चाहता हूँ। मुझे कुछ दिन की छुट्टी दे दीजिए। हाँ, ठीक है। मैं तुम्हें 20 दिन की छुट्टी देता हूँ। 20 दिन की बाद तुम काम पर वापस लौट आना, ठीक है ना? हे ठीक है सेठ जी, अब मुझे जाने की आज्ञा दे दीजिए। और इस तरह लखन अपने सेठ से छुट्टी लेकर गांव की तरफ चल दिया। वो मन ही मन सोच रहा था, हाँ, जब मैं अपने गांव लौटूंगा तो गांव के लोग मुझे देखकर हैरान रह जाएंगे। हाँ, जो लोग मुझे निकम्मा और आवारा समझते थे, अब वो मेरी खूब प्रशंसा करेंगे। हाँ। अपने इन्हीं विचारों में खोया हुआ लखन जब रास्ते पर चल रहा था, तभी उसने देखा एक बूढ़ा आदमी अपने सिर पर तथा कंधे और हाथ में 3 गठरियां लेकर शहर की तरफ जा रहा था। वो काफी बूढ़ा और कमजोर था और बहुत देर से इसी तरह सफर कर रहा था। आखिरकार वो थक कर वो बूढ़ा एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसकी नजर सामने से आते हुए नौजवान लखन पर पड़ी। लखन भी उसी दिशा में जा रहा था जिस दिशा में वो बूढ़ा फकीर जा रहा था। लखन उसके पास से गुजरा तो वह बूढ़ा फकीर कहने लगा, अरे सुनो बेटा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? अरे ये गठरी बहुत भारी है, क्योंकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए ज्यादा देर तक इसका वजन नहीं उठा सकता। क्या क्यों ना तुम मेरी एक गठरी उठा लो और मुझे दूसरे गांव तक पहुंचा दो। देखो बेटा, इसके बदले मैं तुम्हें 3 अशर्फियां दूंगा। बोलो, करोगे मेरी मदद? लखन ने उस फकीर की सारी बातें सुनी और फिर बोला, हाँ, कोई बात नहीं बाबा, मैं आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूँ। बताइए, आपको कहाँ जाना है? ये कहकर लखन ने उस फकीर की एक गठरी उठा ली और अपने कंधे पर रख ली। बाप रे बाप, ये गठरी तो सचमुच बहुत भारी है। बाबा इसे अकेले कैसे उठा रहे थे बाबरे? ये इस उम्र में, मतलब मुझसे उम्र में इतने बड़े हैं और फिर भी इतना वजन उठा रखा था। ओफो, अच्छा हुआ जो मैं इन्हें रास्ते में मिल गया। चलो। लखन और वो फकीर अब दोनों रास्ते पर आगे की तरफ बढ़ रहे थे। चलते चलते वो दोनों उस गांव से बाहर आ गए और फिर लखन ने उस फकीर से पूछा, बाबा, ये इस गठरी में ऐसा क्या है जो इतनी भारी है? कोई पत्थर वत्थर डाल रखा है क्या? अरे नहीं बेटा, इसमें सिर्फ तांबे के सिक्के भरे हैं, इसलिए ये गठरी थोड़ी सी भारी है। उस फकीर की बात सुनकर लखन मन ही मन सोचने लगा, ओह, लगता है ये बाबा जरूर कोई व्यापारी है, तभी तो इतने सारे तांबे के सिक्के लेकर चल रहे हैं। लेकिन मुझे इन सब बातों से भला क्या ही मतलब? मुझे तो सिर्फ इनकी गठरी दूसरे गांव तक पहुंचानी है और इसके बदले में मुझे 3 अशर्फियां मिल जाएंगी। और फिर उसने तांबे के सिक्कों का ख्याल अपने मन से निकाल दिया और अपनी धुन में मस्त होकर आगे बढ़ने लगा। चलते चलते कुछ समय और बीत गया और वो दोनों एक नदी के किनारे जा पहुंचे। लखन काफी हट्टा कट्टा, तंदुरुस्त और जवान था, इसलिए वो बिना सोचे समझे उस नदी में उतर गया। परंतु वो बूढ़ा आदमी अभी भी नदी के किनारे पर ही खड़ा था। इस पर लखन ने उस बूढ़े से कहा, क्या हुआ बाबा, आप रुक क्यों गए? चलिए, हमें ये नदी पार करनी होगी, तभी तो हम उस गांव तक पहुंच पाएंगे। चलिए। हाँ, मैं जानता हूँ बेटा कि हमें ये नदी पार करनी होगी, लेकिन जैसे कि तुम देख रहे हो, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ और 2-2 गठरियां लेकर मैं ये नदी पार नहीं कर सकता। अगर कहीं मेरा पाँव फिसल गया ना, तो फिर मेरा हो गया सत्यानाश। बेटा, क्या तुम मेरी एक और गठरी उठा सकते हो? इसके बदले में मैं तुम्हें 3 अशर्फियां और दे दूंगा। बोलो बेटा। बाबा, अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अगर आप मुझे 3 अशर्फियां नहीं भी देंगे ना, तो भी मैं आपका ये काम कर दूंगा। मैं आपको आपके गांव तक सही सलामत अच्छे से पहुंचाऊंगा। चलो, आ जाओ। हाँ बेटा, तुम तो बहुत ही भले इंसान मालूम पड़ते हो। ये कहते हुए उस फकीर ने अपनी दूसरी गठरी भी लखन को थमा दी। लखन ने जब वो दूसरी गठरी भी अपने कंधे पर रखी तो उसे ये गठरी भी बहुत ही भारी लगी।
लेकिन लखन चुप ही रहा और फिर दोनों ने जैसे तैसे नदी पार कर ली। नदी पार करने के बाद बातों बातों में ही लखन ने उस फकीर से कहा, बाबा, आखिर ये दूसरी गठरी में क्या है? क्योंकि ये दूसरी गठरी भी बाप रे बाप बहुत ही वजनदार है। हाँ हाँ बेटा, इसमें चांदी के सिक्के हैं, इसलिए ये गठरी भी बहुत भारी है। फकीर की ये बातें सुनकर अब लखन का दिमाग तेजी से काम करने लगा। हाँ, एक गठरी में चांदी के सिक्के और दूसरी में तांबे के। लगता है ये फकीर बाबा कहीं दूर से आ रहे हैं और इन्होंने अपनी सारी जमीन जायदाद बेचकर ये सारे सिक्के इकट्ठा किए हैं, तभी तो ये इतना धन लेकर चल रहे हैं। लेकिन लखन ने ये बात उन फकीर बाबा से नहीं बोली। वो दोनों चुपचाप रास्ते पर आगे ही बढ़ते चले जा रहे थे। कुछ देर तक आगे बढ़ने के बाद एक बार फिर एक सुनसान मार्ग आ गया। उस रास्ते पर आते ही लखन के मन में तरह तरह के विचार आने लगे। अब वो सोचने लगा, ये एक सुनसान रास्ता है। अगर मैं यहाँ से इन फकीर के ये सिक्के लेकर भाग जाऊं तो ये बूढ़ा फकीर कब तक मेरे पीछे भागेगा? हे हा 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 हा, मुझे नहीं लगता कि ये कभी मुझे पकड़ पाएंगे। और यहाँ पर इस समय कोई दूसरा आदमी भी नहीं है। हाँ, कोई नहीं है जो इन बूढ़े आदमी की मदद कर पाएगा। और वैसे भी इतने सारे सिक्कों से मैं अपना कोई व्यापार शुरू कर सकता हूँ। हे ये बूढ़ा फकीर भला इतने धन का करेगा क्या? इसके तो कोई काम का है नहीं। इससे अच्छा तो ये है कि मैं इन सारे पैसों को रख लूं। हाँ। अभी लखन के मन में ये विचार चल ही रहे थे कि तभी उसके मन में दूसरा विचार आया। अरे 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 अरे, मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ? ये बेचारा फकीर न जाने कहां से आ रहा है और न जाने कैसे कैसे करके इसने इतना धन इकट्ठा किया होगा। मुझे इनका फायदा नहीं उठाना चाहिए। नहीं 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 नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने कुछ देर के लिए अपने मन के इन विचारों को काबू कर लिया, परंतु थोड़ी ही देर के बाद उसकी इन विचारों ने उसको काबू कर लिया। लखन 2 गठरियां उठाए हुए उन फकीर के पीछे पीछे चल रहा था। कुछ दूर जाने के बाद वहां पर एक पहाड़ी आई। तब वो फकीर बाबा लखन से कहने लगे, बेटा, ये पहाड़ी मैं नहीं चढ़ पाऊंगा क्योंकि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरे इन घुटनों में भी दर्द हो रहा है। अगर एक काम करो बेटा, तुम मेरी ये तीसरी गठरी भी उठा लो तो मैं तुम्हें 3 अशर्फियां और दे दूंगा। पर याद रखना बेटा, इन गठरियों को कहीं पे गिरना मत, कहीं ये गठरियां खुल ना जाए। बस याद रखना, इतना। अरे क्यों बाबा, आखिर इस गठरी में ऐसा क्या है? फकीर ने एक बार इधर उधर देखा और फिर धीरे से लखन से बोले, बेटा, इसमें स्वर्ण मुद्राएं हैं। ये सुनकर तो लखन मन ही मन और भी खुश हो गया। उसने चुपचाप वो गठरी उस फकीर से ले ली और देखते ही देखते वो दोनों रास्ते में आगे की ओर बढ़ने लगे। अब वो फकीर बिना किसी वजन को लिए हुए बड़े ही आराम से पहाड़ की चढ़ाई चढ़ रहे थे, परंतु लखन जो कि उनके पीछे आ रहा था वो वजन उठाने के कारण बहुत ही धीरे धीरे चल रहा था। इधर जब से लखन ने सोने का नाम सुना था उसका मन तो छलांगे मार रहा था। वो मन ही मन सोचने लगा, ओह, अगर ये सारा धन मुझे मिल जाए तो मेरा तो सारा जीवन ही बड़े आराम से कट जाएगा। वैसे भी ये बाबा तो अब बूढ़े हो चुके हैं, हड्डियों में जान तो रही नहीं, क्या करेंगे इन सिक्कों का? भला इन्हें इतने पैसों की क्या आवश्यकता? इनका जीवन तो वैसे भी अब कट चुका है, पैर कब्र में लटके हैं। कभी भी ये इस दुनिया को अलविदा कह सकते हैं। मैं एक काम करता हूं, ये सारा धन लेकर मैं यहां से भाग जाता हूं। लखन के मन में अनगिनत विचार उठ रहे थे। अब उसका मन उसकी बुद्धि पर पूरी तरह से हावी हो चुका था। अब तो लखन अपनी इस गलत बात को सही साबित करने के लिए कई तरह के विचार बना रहा था। वो सोचने लगा, लगता है यह फकीर बाबा कोई चोर है, वरना इसके पास इतनी स्वर्ण मुद्राएं भाला कहां से आएंगी? अगर यह कोई व्यापारी होता तो इस तरह से पैदल यात्रा तो नहीं करता, और अगर इनके पास इतने पैसे थे तो यह कोई ना कोई साधन जरूर कर सकते थे। हाँ, पक्का ये कोई चोर है और चोरी का माल ही इस तरह से ले जाया जा रहा है। और अगर मैं इनका पैसा चुरा लूं तो इसमें बुराई क्या है, क्योंकि ये भी तो एक चोर ही है और चोर के यहाँ पर चोरी करना ये तो कोई गलत काम नहीं हुआ। ये सोचते हुए लखन अब उन फकीर से आगे बढ़ने लगा। देखते ही देखते वो उस बूढ़े फकीर से काफी आगे निकल आया। अब वो सोचने लगा, हाँ,
जैसे ही इस पहाड़ की ढलान आएगी, मैं इन तीनों गठरियों को लेकर यहां से भाग जाऊंगा। फिर ये सारा धन मेरा हो जाएगा और मेरी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। हाँ, इसी तरह से चलते चलते वो दोनों पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। अब ढलान का रास्ता शुरू होने वाला था। तभी लखन ने उन फकीर से नजर बचाकर तीनों गठरियां उठाई और आगे की तरफ दौड़ने लगा। थोड़ी ही देर में वो बूढ़े की आंखों से ओझल हो गया। बचते बचाते, छिपते छिपाते लखन अपने गांव में वापस आ चुका था। वो सीधा अपने पुराने घर के अंदर चला गया। अब लखन की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने सोचा, हाँ हाँ, क्यों ना जल्दी से इन गठरियों को खोलकर सारा पैसा बाहर निकाल लूं। ये सोचकर जब उसने पहली गठरी खोली तो उसमें से उसे लोहे के जंग लगे हुए सिक्के मिले। ये देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। फिर उसने फटाफट दूसरी गठरी खोली। उसमें भी लोहे के जंग लगे हुए सिक्के ही थे। ये सब देखकर लखन हैरान रह गया और सोचने लगा, हाँ, ये सब क्या हो रहा है? फकीर ने तो मुझसे कुछ और ही कहा था और ये तो कुछ और ही निकला। अब लखन ने सोने वाली गठरी खोली। उसमें भी लोहे के जंग लगे हुए सिक्के ही थे। ये सब देखकर लखन क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने अपना माथा पीट लिया और सोचने लगा, ओह, आखिर उस फकीर ने मुझसे झूठ क्यों बोला? उस बूढ़े ने ऐसा क्यों कहा? एक गठरी में चांदी के सिक्के हैं, दूसरे में सोने के, और एक में तांबे के हैं। क्यों कहा ऐसा? वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर गठरियों में रखे हुए एक पत्र पर पड़ी। लखन ने तेजी से वो पत्र उठाया और उसे खोलकर पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, ये पूरा नाटक एक ईमानदार आदमी की खोज करने के लिए रचा गया है और मैं वो बूढ़ा आदमी असल में इस राज्य का राजा हूँ। मेरे कोई संतान नहीं है और मैंने ही ये सारा नाटक रचा है ताकि मैं अपने राज्य में कम से कम एक ईमानदार आदमी की खोज कर सकूं जो मेरे बाद इस राज्य का राजा बन सके और इस राज्य का कार्यभार संभाल सके। इस राज्य का भार वही व्यक्ति संभाल सकता है जो पूरी तरह से ईमानदार हो और जिसके मन में किसी भी तरह का लालच ना हो। इतना पढ़ते ही लखन सिर पकड़कर बैठ गया। वो ये जानता था कि अगर वो अपने मन के विचारों को काबू कर लेता तो उसका जीवन संवर सकता था, लेकिन वो अपने मन के विचारों को काबू में नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उसके हाथ से एक सुनहरा मौका चला गया। फतेहपुर राज्य के एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक मेहनती किसान रहा करता था। रामलाल के परिवार में उसके माता पिता के अलावा उसकी एक छोटी बहन भी थी जो कि विवाह के लायक हो चुकी थी। एक दिन रामलाल अपने खेत में हल चला रहा था कि तभी उसका मित्र श्यामलाल उसके पास आकर बोला, अरे रामलाल, तुमने सुना? अरे गांव की मुखिया के घर जिसने चोरी की थी वो हमारे गांव का ही सोहनलाल है। और जब उससे पूछा गया कि उसने चोरी क्यों की तो उसने कहा कि उसकी मजबूरी थी। उसने ये भी कहा कि उसने चोरी करना नहीं चाहता था। ऐसा भाग्य का खेल है। अरे ऐसा वही करते हैं जो मेहनत नहीं करते और हमेशा अपने भाग्य पर रोते रहते हैं। मूर्ख कहीं का। अरे मूर्ख इतना भी नहीं समझते हैं कि मेहनत से ही भाग्य बनता है। इतना बोलकर रामलाल फिर से अपना हल चलाने लगा और श्यामलाल वहां से चला गया। शाम को जब रामलाल अपने घर की ओर जा रहा था तभी उसके कानों में एक साधु की आवाज टकराई। वहीं रुक जाओ। रामलाल ने जैसे ही पलटकर देखा तो उसने देखा कि एक वृक्ष के नीचे एक साधु बैठे हुए उसे देख के रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुरा रहे थे। क्या हुआ साधु महाराज, आपने मुझे क्यों पुकारा? कुछ देर पहले जब तुम अपने मित्र से बात कर रहे थे तब मैं तुम्हारे खेत के पास ही एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ तुम दोनों की बातें सुन रहा था। दरअसल मुझे तुम्हारी भाग्य की परिभाषा अच्छी लगी। कहना क्या चाहते हैं आप? देखो, जिस मुखिया के घर पर जिस चोर ने चोरी की थी वो सत्य कह रहा है। उसने चोरी मजबूरी में की थी। मजबूरी हमसे हर वो काम करा लेती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उस चोर ने सही कहा था, सब भाग्य का खेल है। अब लेकिन साधु महाराज, मैं अब अपनी बात पर अटल हूँ। इंसान अपना भाग्य अपनी मेहनत से बनाता है। जब कोई इंसान अपने जीवन में मेहनत नहीं करता तो वो सारा का सारा दोष भाग्य पर ही डाल देता है। रामलाल, मेहनत के साथ साथ इंसान का भाग्य अच्छा होना भी आवश्यक है। अगर इंसान का भाग्य अच्छा नहीं हुआ तो उसकी सारी मेहनत बेकार जाती है और उसकी सारी योजना धरी की धरी रह जाती है। अब क्षमा कीजिए साधु महाराज, लेकिन मैं
मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता। मैं कोई साधारण साधु नहीं हूँ रामलाल। मुझ में भूत, भविष्य, वर्तमान देखने की क्षमता है। तुम्हें बहुत जल्द मेरी बातें समझ आ जाएंगी। इतना बोलकर साधु वहां से चला गया। रामलाल अपने घर पर पहुंचा ही था कि तभी उसकी माँ माया देवी उससे बोली, बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गए। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी। क्या हुआ माँ? रामलाल, अब तुम्हारे बहन मीना विवाह के लायक हो गई। हमने उसके लिए अच्छा लड़का भी ढूंढ लिया है। लड़का बहुत अच्छा है और हमारे गांव के जमींदार का दूर का रिश्तेदार भी है। अरे आप चिंता मत कीजिए पिताजी। मैं अपनी बहन का विवाह खूब धूमधाम से करूंगा। हाँ, मेरी फसल सारे राज्य में बहुत अच्छी उगी है। बस कुछ दिन बाद फसल की कटाई प्रारंभ होने वाली है। मैं अपनी फसल को राज्य में बहुत अच्छी दाम में बेचूंगा और फिर देखना, आप अपनी बहन का विवाह धूमधाम से करूंगा। रामलाल के परिवार वाले मुस्कुराने लगे। मगर अगले दिन जब रामलाल अपने खेत पर गया तो खेत का दृश्य देखकर वो पूरी तरह से घबरा गया। अरे ये क्या? मेरी फसल पे तो कीड़े लग गए। ये कैसे संभव हो सकता है? हे भगवान, मुझे जल्द से जल्द अपने खेत पर दवाई छिड़कनी होगी, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। रामलाल उसी दिन अपनी खेत में कीटनाशक दवाई छिड़क दी। उसने बहुत प्रयास किया मगर कीड़े लगना बंद नहीं हुआ और रामलाल की फसल बर्बाद हो गई। अपनी मेहनत को इस तरह से बर्बाद होता देख रामलाल उदास हो गया और चुपचाप अपने घर चला गया। उसे उदास देखकर उसकी माँ माया देवी उससे बोली, क्या हुआ बेटा? रामलाल, तुम उदास क्यों हो? रामलाल ने सारी घटना बताते हुए बोला, माँ, हमारी सारी फसल बेकार हो गई। मेरी समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। चिंता मत करो, तुम तो हमेशा अपने मेहनत को ही भाग्य समझते हो, तो फिर क्यों रोते हो? जाओ जाकर जमींदार से कर्ज ले लो और फिर फतेहपुर नगर से बीज खरीद कर ले आओ। अपनी माँ की बात सुनकर रामलाल जमींदार की हवेली पर चला गया और सारी घटना बताते हुए बोला, जमींदार साहब, मुझे बीज खरीदने के लिए कर्ज चाहिए। तो देखो रामलाल, मुझे तुम्हें कर्ज देने में कोई आपत्ति नहीं है, पर तुम तो जानते हो कि मेरा ब्याज बहुत भारी होता है। सोच लो, क्या तुम समय पर मेरा कर्ज चुका पाओगे? जमींदार साहब, सारा गांव जानता है कि मैं मेहनती और ईमानदार भी हूँ। मुझ पर थोड़ा तो भरोसा कीजिए। सही बात कह रहे हो, लेकिन बेटा रामलाल, क्या है ना कि भरोसा करके उधार दिया जाता है, ब्याज पर कर्ज नहीं। अगर तुम मेरा कर्ज समय पर नहीं चुका पाए तो मैं तुम्हारे खेत पर कब्जा कर लूंगा। रामलाल गहरी सोच में डूब गया क्योंकि उसके पास बीज खरीदने तक के लिए भी धन नहीं था। उसने अपनी सारी जमा पूंजी पिछली फसल उगाने में लगा रखी थी। कुछ देर बाद रामलाल सोचते हुए बोला, ठीक है, मुझे मंजूर है जमींदार साहब। जमींदार ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं रामलाल को पकड़ा दी। रामलाल स्वर्ण मुद्रा लेकर फतेहपुर नगर गया और अच्छे बीज खरीद कर ले आया। फिर वो पूरी मेहनत से खेतों में बीज बोने लगा। कुछ महीनों में उसकी फसल पककर तैयार हो गई। मगर जैसे ही फसल की कटाई का दिन आया, रामलाल ने देखा कि उसकी फसल में फिर से कीड़े लग गए और फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। ये देखकर रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए घर आया और सारी घटना अपनी माँ को बताते हुए बोला, मामा, सारी फसल बर्बाद हो गई माँ। ऊपर से मैं जमींदार का कर्जदार भी हो गया। अब हमारी बिटिया का विवाह कैसे होगा? अरे रामलाल, कुछ दिनों में लड़के वाले मीना को देखने आने वाले हैं। ऐसे में तो मेरे सारे गांव के सामने नाक कट जाएगी। हे भगवान, अब हमारा क्या होगा? तभी वहां जमींदार आ पहुंचा और रामलाल से बोला, अरे ओ रामलाल, मैं अपना धन ब्याज सहित लेने आया हूँ। क्या हुआ भाई, कहाँ हो? जमींदार साहब, मेरी सारी फसल बेकार हो गई है। मुझे कुछ समय की मोहलत और दे दीजिए। हाँ, कुछ समय की मोहलत? ए बुर्बक, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे सारा गांव जानता है कि मैं किसी को मोहलत नहीं देता। देख भाई, वादे के मुताबिक मैं तुम्हारे खेत पर कब्जा करता हूँ। अब अगर तुम अपना खेत छुड़ाना चाहते हो, सीधी बात है, मेरा धन ब्याज सहित लौटा दो और खेत ले जाओ है। इतना बोलकर जमींदार वहां से चला गया। रामलाल के हाथ से उसका खेत भी चला गया। कुछ ही दिनों में उसके परिवार के भूखे मरने की नौबत आ गई। ये सब देखकर एक दिन रामलाल अपने पिता से बोला, पिताजी पिताजी पिताजी, खेत भी हाथ से चला गया और घर में राशन भी खत्म हो गया। बेटा, मुझे लगता है कि हमारी बिटिया का विवाह अब कभी नहीं हो पाएगा। ऐसे में कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? मैंने सुना है कि फतेहपुर नगर के महाराज विक्रांत बहुत ही दयालु हैं।
तो जाकर उनसे सहायता क्यों नहीं मांगता? आप सही कहती हो माँ। मैं आज ही फतेहपुर नगर जाकर महाराज से सहायता मांगता हूँ। रामलाल उसी दिन फतेहपुर नगर के राजा विक्रांत के महल में जाने ही वाला था, लेकिन संयोग से राजा विक्रांत उसे महल के बाहर हुई मिल गए। रामलाल ने राजा विक्रांत को सारी घटना बताते हुए कहा, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, मेरी सहायता कीजिए। मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं है और मेरी बहन विवाह योग्य हो गई। अच्छा, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? तुम्हारी फसल में 2 बार कीड़े लगे हैं, जबकि आसपास के किसानों की फसल में ऐसा नहीं हुआ। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारा भाग्य सही नहीं चल रहा है, और दूसरा यह है कि तुम झूठ बोल रहे हो। महाराज, महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं कैसे मान लूं कि तुम सच बोल रहे हो? मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। बात खत्म, यहाँ से जा सकते हो। राजा विक्रांत की बात सुनकर रामलाल उदास हो गया और अपने गांव की ओर चल दिया। आधे रास्ते में वो एक घने वृक्ष के नीचे बैठ गया और अपने आप से बोला, पता नहीं, ये मेरे सुख को किसकी नजर लग गई है। तभी रामलाल की नजर सामने पड़े एक व्यक्ति पर पड़ी, जिसके शरीर से खून बह रहा था। वो तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंचा और देखा कि वो मर चुका है, और रामलाल खुद से बोला, अरे ये तो मर चुका है। तभी रामलाल की नजर उसके हाथ पर गई, जहां एक बड़ा हीरा चमक रहा था। अरे ये हीरा तो बहुत कीमती लगता है, क्यों ना इसे मैं फतेहपुर नगर जाकर किसी जौहरी को बेच दूं। इससे मुझे अच्छी खासी रकम मिल जाएगी और मैं जमींदार से अपना खेत भी छुड़ा सकता हूँ। तभी रामलाल के मन में एक आवाज, ये गलत है, ये चोरी जैसा होगा। हाँ, क्या नहीं, ये नहीं, ये सही नहीं है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मगर रामलाल के मन में एक दूसरी आवाज आई, अगर मैं इसे नहीं ले जाऊंगा तो कोई दूसरा इसे ले जाएगा। इससे बेहतर है कि मैं इसे बेचकर अपने दुखों का अंत कर लूं। ये विचार आते ही रामलाल हीरा लेकर फतेहपुर नगर चला गया और एक जौहरी के दुकान पर जाकर बोला, हाँ, अब ये मेरा हीरा है, इसके कितने दाम मिलेंगे? जौहरी हीरा देखकर चौंक गया और सोचने लगा, ये हीरा तो बहुत ज्यादा कीमती है और इस युवक की हालत देखकर साफ लग रहा है कि ये इसका नहीं है। जौहरी ने रामलाल को बहुत कम स्वर्ण मुद्राएं पकड़ते हुए कहा, ये लो, ये हीरा इतने का ही है। क्या? ये क्या कह रहे हो? ये हीरा तो बहुत कीमती है। लाओ, इसे वापस करो। मैं इसे किसी और जौहरी को बेच दूंगा। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अब ये हीरा मेरे पास ही रहेगा। मैं समझ गया हूँ कि ये तुम्हारा नहीं है, क्योंकि इतने कीमती हीरे का मालिक कोई ऐसे चिंदी फटे कपड़े पहनने वाला नहीं हो सकता। देखो, जो दिया है उसे लेकर जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत महाराज से कर दूंगा। ये सुनकर रामलाल क्रोधित हो उठा और हीरा छीनकर जौहरी को धक्का दे दिया। जौहरी का सिर जमीन से टकराया और वो वहीं दम तोड़ बैठा। ये देखकर रामलाल के हाथ पैर फूल गए। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? मैंने हत्या कर दी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? तभी वहां एक व्यक्ति आ गया और उसने जौहरी को मरा हुआ देखा। साथ ही उसने रामलाल के हाथ में हीरा देखकर सारा माजरा समझ लिया। रामलाल घबराते हुए उस व्यक्ति से बोला, मैंने इसे नहीं मारा। मैंने तो इसे अपना हीरा वापस लिया था, जो ये नहीं दे रहा था। मैंने तो उसे ढका दिया। मुझे नहीं पता कैसे मर गया। तुम्हें ये हीरा जंगल में मिला था ना, है ना? अब हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? अरे तुम्हें ये हीरा उस व्यक्ति के पास मिला होगा जो झाड़ियों में मरा हुआ पड़ा था और उसके शरीर से खून बह रहा था, है ना? हाँ, लेकिन तुम ये सब कैसे जानते हो? अरे क्योंकि मैंने ही उसे मारा था। वो मेरा साथी था जो गद्दारी करके भाग रहा था और मैंने उसे पीछे से वार करके मार डाला। क्या? कौन हो तुम? मेरा नाम किशोर है। मैं महाराज विक्रांत के राजकोष में काम करता हूँ। मैंने ही राजकोष से स्वर्ण मुद्राएं और हीरे चुराए थे और ये जौहरी उन्हें खरीदता था। हाँ, अच्छा हुआ ये मर गया, क्योंकि ये हमेशा कम दाम देता था। इतना कहकर किशोर ने अपने जेब से एक बड़ी पोटली निकाली। रामलाल ने देखा कि उसमें कई छोटे छोटे हीरे चमक रहे थे। किशोर ने रामलाल से कहा, ठीक है, ये पोटली तुम रख लो और अपने गांव ले जाओ। मैं कुछ दिनों बाद तुम्हारे घर इसे लेने आऊंगा। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा हीरे हैं। क्या तुमने इन्हें भी राजा विक्रांत के कोष से चुराया है? हाँ, और मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि महाराज के मंत्री को मुझ पर शक हो गया है। ये हीरे तुम्हारे घर सुरक्षित रहेंगे और किसी को शक भी नहीं होगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं महाराज से शिकायत कर दूंगा और मैं कहूंगा कि जंगल में तुमने ही उस व्यक्ति को मारा था
और उसका हीरा छीन कर यहाँ ले आए थे। हाँ, और जब जौहरी ने हीरा खरीदने से इनकार कर दिया तो तुमने उसे भी मार दिया। लो भाई, सब जगह तुम ही फंसोगे, ध्यान रखना। नहीं नहीं, तुम ऐसा मत करना। तथा तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। हाँ, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। इतना कहकर किशोर ने मरे हुए जौहरी के पास से ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं उठाकर रामलाल को थमा दी। हाँ, अब ये मर चुका है तो इसकी स्वर्ण मुद्राओं पर भी तुम्हारा ही अधिकार है, ले लो। रामलाल स्वर्ण मुद्राएं और किशोर द्वारा दी हीरी को लेकर चुपचाप अपने गांव की ओर चल पड़ा। किशोर धीरे धीरे उसके पीछे पीछे चल रहा था, क्योंकि वो देखना चाहता था कि रामलाल का घर किस गांव में और कहां है। कुछ घंटे बाद रामलाल अपने घर पहुंचा और किशोर निश्चित होकर वहां से चला गया। रामलाल ने किशोर द्वारा दी गई हीरों की पोटली छुपा कर रख दी और स्वर्ण मुद्राएं अपने पिता सोमपाल को देते हुए बोला, ये लो पिताजी, महाराज विक्रांत ने मेरी कहानी सुनकर मुझ पर तरस खाया और ये स्वर्ण मुद्राएं इनाम के रूप में दे दी। ये तो बहुत अच्छा हुआ रामलाल। इन स्वर्ण मुद्राओं से हमारा कर्ज भी उतर जाएगा और खेत भी वापस मिलेगा और मीना का विवाह भी हो जाएगा, है ना? भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। ऊपर वाले का धन्यवाद। अगले दिन रामलाल जमींदार के पास गया और उसके कर्ज चुकाते हुए कहा, ठीक है, तो मैंने जितना कर्ज लिया था वो सूद सहित अब चुका रहा हूँ। ठीक है? ठीक है भाई, ये लो, आज से तुम्हारा खेत तुम्हारा हुआ। मुझे तो बस अपने धन से मतलब था जो मुझे ब्याज सहित मिल गया। बस बात खत्म। रामलाल जमींदार की हवेली से खुश होकर चला आया, लेकिन जैसे ही वो अपनी घर पहुंचा, वहां के दृश्य देखकर वो स्तंभ रह गया। उसके घर में राजा विक्रांत और उनके मंत्री हिकमत सिंह और 3 सैनिक खड़े हुए थे। दोनों सैनिकों ने किशोर को पकड़ रखा था। राजा विक्रांत का मंत्री हिकमत सिंह राजा विक्रांत की ओर देखते हुए बोला, महाराज, हमारे गुप्तचर ने बताया है कि किशोर इसी घर में छुपा था। अब तक महल से जो भी स्वर्ण मुद्राएं और हीरे चोरी हुए थे वो किशोर ने ही चुराए थे। जब गुप्तचर में कल उस जौहरी के दुकान पर छानबीन की तो उसे मरा हुआ पाया। महाराज, जौहरी को मैंने नहीं मारा, उसे रामलाल ने मारा है और मेरे साथी को भी रामलाल ने ही मारा है। ये सुनकर रामलाल के हाथ पैर कांपने लगे। राजा विक्रांत क्रोधित होकर बोले, और तुम मुझसे सहायता मांगने के लिए आए थे? सीधी तरह बता दो, हमारे राजकोष से चुराए गए हीरे कहाँ हैं? डरते हुए रामलाल ने हीरे की पोटली राजा विक्रांत को थमा दी और कहा, महाराज, किशोर झूठ बोल रहा है। मैं तो जौहरी के पास हीरा बेचने के लिए गया था, लेकिन उसकी नीयत खराब हो गई। मैंने उससे हीरा छीना और उसे धक्का दिया, पर मुझे नहीं पता था कि वो मर जाएगा। तभी किशोर वहां आया और उसने मुझे राजकोष से चुराए हुए हीरो की पोटली दे दी। उसने मुझे धमकी भी दी थी कि अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगा तो वो आपसे शिकायत कर देगा। तुम्हें वो हीरा कहाँ उसे मिला? महाराज, जब मैं आपकी सहायता मांगने के बाद अपने गांव लौट रहा था तो मुझे रास्ते में एक मरा हुआ व्यक्ति मिला जिसके हाथ में ये हीरा था। तुम्हें तुरंत आकर हमें सूचित करना चाहिए था, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं किया। तुम भी उतने ही दोषी हो जितना किशोर है। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। महाराज, मैंने जो कुछ भी किया वो मजबूरी में किया। मेरे परिवार की हालत बहुत दयनीय थी। ये सब बहाने वही लोग बनाते हैं जो मेहनत नहीं करते। जैसे ही राजा विक्रांत ने ये कहा, रामलाल को कुछ दिन पहले की घटना याद आ गई। तभी वहां वही साधु आ पहुंचा, जिसने रहस्यमयी नजरों से रामलाल की ओर देखा और बोला, क्यों रामलाल, अब समझ में आ गया भाग्य का खेल? साधु महाराज, अब मैं समझ गया, मनुष्य का भाग्य अच्छा होना चाहिए, वरना वो कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले, उसे सफलता नहीं मिलती। आपने सही कहा था कि मजबूरी हमें ऐसे काम करने पर मजबूर कर देती है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। महाराज, इसे छोड़ दीजिए, ये बेचारा भाग्य का मारा है। मैं इसे जानता हूँ, ये मेहनती व्यक्ति है और इसका अपराधियों से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है साधु महाराज, अगर आप कहते हैं तो मैं इसे छोड़ देता हूँ। इतना कहकर राजा विक्रांत अपने मंत्री के साथ वहां से चले गए और सैनिक किशोर को पकड़ कर ले गए। देखो, तुम्हारे भाग्य में कुछ समय के लिए बुरा समय लिखा था जो अब खत्म हो चुका है। याद रखना, इंसान की मेहनत जितनी जरूरी होती है उतना ही उसका भाग्य भी महत्वपूर्ण होता है। इतना कहकर साधु महाराज वहां से चला गया। साधु की बात सही निकली। कुछ महीनों बाद जब रामलाल ने फसल बोई तो उसकी फसल बहुत अच्छी हुई और राज्य में सबसे अच्छे दामों में बिके।